अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर सारा हई। सेक्शन ए बी सी तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। मैं आज आपको जहाँ से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ वो है चैप्टर 10 सेल। उससे पिछले जो टॉपिक्स हैं वो दो दो करके आपको चैनल पर मिल जाएंगे अगले वीक के अंदर अंदर। और यहाँ से हम सब, क्योंकि अब 3 सेक्शंस हम इकट्ठे हो गए हैं तो तकरीबन तीनों सेक्शंस यहाँ तक पहुँच ही गए थे, तो यहाँ से ऑनवर्ड अब मैं पहला लेक्चर देने लगी हूँ। आई होप कि आप इसे बार बार सुनेंगे, अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, और जो सवाल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये पेपर में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, अपनी बुक पर उसको लिख लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस का है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल। सेल आपको सबको मालूम है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर जिंदा जानदार, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो बैक्टीरिया है, उसके बॉडी में, जिसे हमें बॉडी भी यहाँ नहीं कहना चाहिए, उसमें एक सेल तो ज़रूर मौजूद है, अगर तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम इंसान हैं, जैसे पौधे होते हैं, जैसे जानवर होते हैं हम, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो जो हमारे सेल्स हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स पर आगे से मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आगे से सेल ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि हर मखसूस सेल ऑर्गेनेल एक मखसूस साख्त रखता है, एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। और अगर हम एक सेल को स्टडी करना चाहें तो सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टेक्निक आती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम सेल को उसके हिस्सों में तोड़ सकते हैं और उसके हर अलग-अलग पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि ड्यूरिंग cell fractionation, the tissues are homogenized or disrupted with special instruments so that various parts can be separated. तो जब हमने किसी सेल को स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, तो हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि एक टिशू हम लें और उस टिशू में से सेल्स को अलग करें, और उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मेनली एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी मदद से सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अलग कर लिया जाता है और फिर उनका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा जाता है। तो जो मशीन यूज़ होती है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानी जाती है। ये वो टेक्निक होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है सेलुलर कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए। अब अगर आपको पेपर में सवाल आता है 2 नंबर का कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे जिसके ऊपर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हर एक सेल में ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, जानवरों में भी पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। लेकिन सबसे बाहर अगर हम पौधे की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें या फंजाई की बात करें, तो उनके सेल के सबसे बाहर सेल वॉल होती है। तीनों में कॉम्पोजिशन उसकी फ़र्क होती है। प्लांट्स में सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंजाई में सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, एंड एनिमल्स में सेल वॉल इज़ एब्सेंट, और जो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली के जैसा सयाल सा मादा है और ये पूरे सेल के अंदर बिखरा पड़ा होता है। इसके अंदर बाकी के हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेंटर में आपको एक बड़ा प्रोमिनेंट गोल दायरवी शक्ल का एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये मरकज़ा कहलाता है उर्दू में। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रोटीन्स के साथ मिलकर मौजूद होता है, जिसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये 2 नंबर का सवाल है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। उसके बाद आ जाता है आपके पास ये जो आपकी बुक है, इसमें 2 डायग्राम्स बनाई गई हैं। पेज नंबर है हमारे पास 49। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक सेल बनाकर दिखाया गया है। ये एनिमल सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया व्यू है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद सेल ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे पार्ट्स उसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह ये आपको प्लांट सेल दिखाया गया है और ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका व्यू लिया गया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी फ़र्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है। वैसे हम भी देख लें एनिमल और प्लांट सेल में क्या फ़र्क है। एक तो सेल वॉल का फ़र्क है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल बट इट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में एक ही बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि प्लांट्स के केस में न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर मौजूद होता है। एनिमल्स के केस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। सेंट्रियोल जो है सेल की डिवीजन के लिए बड़ी मददगार साबित होता है, जबकि सेंट्रियोल जो है ये पौधों के सेल के अंदर एब्सेंट होता है। इसी तरह पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह, क्रोमोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड्स की आगे से किस्में हैं वो नहीं पाई जाती।
अब हम बात करते हैं बाकी की। वैसे तो सेल्स जो हैं वो बेसिक दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये सेल की दो टाइप्स हैं। किस बेसिस पे? अगर तो एक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाए, आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर आपको एक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियस है वो नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर आपको उसकी शेप नहीं पता चलेगी, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें होते हैं उनको प्रोकैरियोट कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स जिनकी बॉडी में होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जो है, इसमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका न्यूक्लियस है ही नहीं। न्यूक्लियर मटीरियल, इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो इसके साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड नजर आता है, अलहदा से मेम्ब्रेन बाउंडेड नजर नहीं आता। तो प्रोकैरियोट्स की मिसाल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स की मिसाल है तमाम न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, जिसमें फंजाई भी आ जाता है। तो ये यहाँ पर आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है साइजेस का फ़र्क। यूकैरियोटिक सेल क्योंकि लार्जर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा हैं और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, तो यूकैरियोटिक का सेल का जो साइज़ है वो वैसे भी बड़ा होता है। और उसमें आपको ये बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि एक ऑस्ट्रिच का जो एग है वो भी खासा बड़ा सेल जो है वो है, क्योंकि एग भी सेल्स की ही एक किस्म है। तो ज़्यादातर सेल्स अमूमन माइक्रोस्कोपिक के नेचर होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, और अगर हम इनका साइज़ मैयर करें माइक्रोमीटर में, जो कि मीटर की एक बहुत ही छोटी इकाई है, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोन मीटर में 0.000001 मीटर होते हैं। और अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 ज़रब 10 की ताकत नफी 6 जो है मीटर होता है 1 माइक्रोन मीटर के बराबर। इसका मतलब है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सेल कितना छोटा है, और क्योंकि हमारी आँख इतनी छोटी चीज़ को नहीं देख सकती, तो हमें सेल्स को देखने के लिए मुख्तलिफ तरह की माइक्रोस्कोप्स की इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा पहला जो आज पार्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सेल के सबसे बाहर पाई जाती है एनिमल सेल के केस में, लेकिन इससे बाहर सेल वॉल होती है पौधों में और बैक्टीरिया में और फंजाई में, अलजी में भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के केस में सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, जो कि एक सेल को शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ को चेक करती है कि किस चीज़ को सेल के अंदर आना है, किस चीज़ को सेल के अंदर नहीं आना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड से मिलकर बनी है, एक को हम कहते हैं लिपिड्स और एक को हम कहते हैं प्रोटीन्स। अब इसमें 60 से 80% प्रोटीन्स हैं और 20 से करीब 40% जो है वो लिपिड्स होंगी, और टोटल अगर हम इन दोनों का मिलाकर करते हैं तो 100% जो है ये कॉम्प्लीमेंट बनाती हैं मेम्ब्रेन का। अच्छा जी, उसके बाद कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और ना इसके साथ साथ इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और ये मखसूस प्रॉपर्टीज़ से ये जो है बनती है, ये मखसूस कंपाउंड से बनती है जिनमें हमने भी नाम तो पढ़े हैं, लेकिन ये मखसूस प्रॉपर्टीज़ वैसे भी रखती है। अब यहाँ पर आपको उसने यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया है, आप देख सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो गोल साख्त की प्रोटीन होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग होने से बनती हैं, ये मौजूद है दोनों तरफ, दरमियान में लिपिड्स मौजूद हैं, और इनमें एक हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक वो हिस्सा होता है जो कि पानी के साथ इंटरैक्ट अच्छे तरीके से कर लेता है, और हाइड्रोफोबिक, ये वर्ड फोबिया से निकला है, ये वो हिस्सा होता है जो कि पानी को रिपेल करता है, पानी से दूर भागता है। तो जब तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स और माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी जो है वो मफरूज़ों पर ही मबनी था। और बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में वो ये था कि ये लिपिड की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जो कि सैंडविच की तरह प्रोटीन लेयर्स के अंदर एम्बेड हुई होती हैं, धसी होती हैं, लगी होती हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर को यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया गया था। वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बाहर भी मेम्ब्रेन है, सिवाय कुछ एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस भी जानदार में पाई जाती है उसमें बेसिक सा स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन क्योंकि सारे जानदार एक दूसरे से फ़र्क है तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अब इसमें मैं आपको बता दूं
दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने एक मॉडल पेश किया। उस मॉडल के थ्रू उन्होंने बताया और एक्सप्लेन किया कि पॉसिबली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए। इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो चार्ज्ड पोर्स रखती है, छोटे छोटे इनमें पोर्स, प्रोटीन गेट्स, चैनल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये मटीरियल्स को अंदर बाहर आने देती है। लेकिन ये हर चीज़ जिसको सेल के अंदर एंटर करना है उसको सिलेक्ट करके अंदर आने देती है और जाने देती है। तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसको हम ये इसलिए कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर नहीं आने देती, और ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द सेल करती है। ट्रांसपोर्ट जो है सेल्स के अक्रॉस वो दो तरह की है, एक कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जब इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर दूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि ये दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट्स क्या हैं।